शंभू भैया, हम लोग शुरू कर सकते हैं। जी भी विषय और पृष्ठ संख्या बताते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जी भैया। गुरु सत्ता की संरक्षण में कक्षा में स्वाध्याय में जुड़े सभी बंधु साधक भाई और बहनों को प्रणाम करता हूँ। और यह चेतन अचेतन सुपर चेतन मन वांग्मय का नए पुस्तक में 202 पेज नंबर से मन क्षेत्र की ढलाई वास्तविक पुरुषार्थ। आवाज मिल रही है प्रसन्न भैया? जी भैया, क्लियर है भैया, एकदम एकदम आवाज आ रही है। मन क्षेत्र की ढलाई वास्तविक पुरुषार्थ। विचारों का अपना महत्व है और कार्यों का अपना, पर वे दोनों ही सामयिक और अस्थिर हैं। समयानुसार ये बादलों की तरह उछलते और गरज बरसकर समाप्त हो जाते हैं। इतने पर भी उन दोनों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया देर तक बनी रहती है। बादल बरस जाने का समय समाप्त हो जाने पर भी खेत में नमी बनी रहती है और देर तक अपने प्रभाव को बनाए रहती है। आवाज अंतरिक्ष में गूंजती है, पर उसके कंपन कुछ समय तक वातावरण में बने रहते हैं। इसी प्रकार जिन विचारों को कार्य रूप में परिणत होने का अवसर मिलता है, वे कर्ता के ऊपर कुछ देर तक ठहरने वाली छाप छोड़ जाते हैं। इसी को आदत कहते हैं। अध्यात्म की भाषा में इन्हें ही संस्कार कहते हैं, संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार अपना प्रभाव सहज समाप्त नहीं करते, अपितु मन क्षेत्र में जड़ जमा कर बैठ जाते हैं। इसे ही स्वभाव कहते हैं। आदतें मन क्षेत्र की संचित संपदा है। आदतें वाह मन क्षेत्र की संचित संपदा है। उनके सहारे जीवन का ढर्रा अपनी पटरी पर थोड़े से सहारे इशारे भर से लुढ़कने लगता है। लट्टू एक बार घुमा देने पर देर तक अपनी धुरी पर घूमता रहता है। आदतों के संबंध में भी यही बात है। वे आरंभ में तो प्रयत्न पूर्वक ही विनिर्मित होती है, किंतु पक जाने पर अपना ऐसा प्रभाव दिखाती है मानो मनुष्य को उन्हीं के नियंत्रण में वशीभूत होकर रहना पड़ेगा। धीरे धीरे वे अपने शिकंजे में इस प्रकार मनुष्य को कस लेती है कि उसे उनसे छूट निकलने का मार्ग ही नहीं सूझ पड़ता। विवश असहाय सा वह ढर्रे वाले प्रवाह में बहने लगता है। नशेबाजी इसका एक अच्छा उदाहरण है। आदत पड़ जाने पर उसका छूटना कितना कठिन हो जाता है, इसे सभी जानते हैं। अन्य दुर्व्यसनों के संबंध में भी यही बात है। उचक्के उठाई गिर बिना जरूरत के भी वैसी हरकतें करते रहते हैं। गाली बकने की आदत पड़ जाने पर अनजाने ही वह शब्दावली मुंह से मौके बेमौके निकलती रहती है। अच्छी आदतें स्वभाव का अंग बन सके तो समझना चाहिए कि प्रगति पथ पर चल पड़ने और लक्ष्य तक पहुंचने की समस्या का आधा भाग हल हो गया। वाह! इसके विपरीत यदि उस प्रकार का ढर्रा न चला, स्वभाव नहीं बना, तो आदर्शवादी थोपा थापी पुरानी विकृत आदतों के टकराव में
हार मानती और दुम दबाकर भागती दृष्टिगोचर होगी। स्वाध्याय और सत्संग से कई अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं। सन्मार्ग पर चल पड़ने का सत परिणाम भी समझ में आता है। कुछ करने की उमंग भी उठती है, किंतु व्यवहार में वैसा कुछ बन नहीं पड़ता। कहते कुछ है, करते कुछ है। यदि कुछ शुभारंभ किया भी तो अजीब सा लगता है, संकोच होता है और उस नवीन निर्धारण का गले उतरना कठिन हो जाता है, कठिन होता है। और उस नवीन निर्धारण का गले उतरना कठिन हो जाता है। इस असमंजस का एक ही कारण है, पुरानी आदतों की प्रबलता। इसी कारण उबरने के मंसूबे तेज हवा में उड़ने वाले तिनकों की तरह इधर उधर बिखर जाते हैं और मनुष्य अभ्यस्त दुष्प्रवृत्तियों के सहारे पतन के गर्त में निरंतर अधिक गहरे उतरता चला जाता है। बुरी आदतों का अभ्यस्त होना सरल है, क्योंकि उनका प्रचलन सर्वत्र पाया जाता है। देखिए, ये चारों तरफ विद्यमान है। ये बुरी आदतों का अभ्यस्त होना सरल है, क्योंकि उनका प्रचलन सर्वत्र पाया जाता है और अनुकरण करने के लिए वातावरण पहले से ही बना मिलता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे खींचती रहती है, किंतु कुछ भी उछालना हो तो उसके लिए अतिरिक्त शक्ति साधन जुटाने होंगे। इसी प्रकार अच्छी आदतें डालनी हो तो उसके लिए उच्च स्तरीय विचारों को लगातार मन क्षेत्र में प्रवेश कराते रहने, उत्कृष्टता की दिशा में चलते रहने के लिए निर्धारित कार्यक्रम बनाने एवं संकल्प पूर्वक क्रियान्वित करने होते हैं। इतना बन पड़ने पर ही सुसंस्कारों की वह पूंजी जमा होती है जिसके सहारे सराहनीय प्रगति का सरंजाम जुटा सकें। कृष्ण भैया, एक चैप्टर तो हो गया। जी भैया, तो आज के लिए अभी इसी पे हम लोग रहेंगे भैया। हाँ, इसी आज बस इतने के लिए वाचन था जी। तो बहुत बहुत आभार शंभू भैया आज के वाचन के लिए। और आप बड़ा भावपूर्ण होकर वाचन भी आपका रहता है। तो ठीक है, आज का प्रस्तुतिकरण विनायक भैया का है। तो विनायक भैया आपसे अनुरोध है कि आज के विषय पे कुछ विस्तार से और कुछ अनुभवों के आधार पे भी इस बात को रखें। जी भैया। धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। शंभू भैया का बहुत बहुत आभार वाचन के लिए। आज का विषय है भैया मन क्षेत्र की ढलाई, वास्तविक पुरुषार्थ। यहीं से शुरू करते हैं। विषय छोटा फिर भी गंभीर है। तो गुरुदेव ने बताया यहाँ पे कि हमारा जो वास्तविक पुरुषार्थ है वो क्या है। आज हम पुरुषार्थ को अगर बांटे तो हम किस किस दिशा में देख सकते हैं। एक शारीरिक पुरुषार्थ है, मानसिक पुरुषार्थ है। तो ऐसे पुरुषार्थ होते हैं और आज व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शारीरिक पुरुषार्थ में ही लगा हुआ है। और मानसिक पुरुषार्थ अगर हम देखें तो क्या होता है, कैसे हो सकता है। मानसिक पुरुषार्थ के लिए हमें ध्यान में आता है कि मानस माने मस्तिष्क। मस्तिष्क में अगर हम देखें तो उसका खाना कहाँ से जाता है। शरीर को हम भोजन मुंह से देते हैं, लेकिन मस्तिष्क का खाना हमारी इंद्रियां है। इंद्रियां अगर हम देखें तो आंख से देख के हमें ज्ञान मिलता है, कान से सुन के, और फिर तो ये आंख और कान हमारे मस्तिष्क की इंद्रियां हैं। हम इससे जो भी खाते हैं मस्तिष्क का भोजन। तो असली पुरुषार्थ गुरुजी ने बताया है कि हम कैसे अपने मानस को उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचा सके, अपने चिंतन को। उसके लिए ही उन्होंने विस्तार से यहाँ रखा है कि कैसे कर सकते हैं और क्या स्थिति। तो शुरू करते हैं। उन्होंने बताया विचारों का अपना महत्व है और कार्यों का अपना। तो
विचार अगर हम देखें अलग अलग, तो उन्हें बादलों से, विचारों को बादलों से कंपेयर करके बताया गुरुदेव ने, जैसे बादल इधर उधर उछलते रहते हैं अगर, और गरज बरस कर चले जाते हैं, पर जब वो एक साथ क्रियान्वयन में आते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो उनका जो उनकी जो परिणति, जो रिजल्ट है, वो देर तक बना रहता है। कैसे, जब बादल अपना कर्म करता है बरसने का, तो हम देखते हैं कि जो मिट्टी है वो बहुत देर तक उसमें नमी बनी रहती। तो इससे गुरुदेव बताना चाह रहे हैं, अगर हम विचारों को कार्य में बदल दें, अपने जो विचार हैं, जो भी अपने लक्ष्य हैं, हम बनाए हुए जो भी लक्ष्य घूम रहे हैं, उसको अगर हम अपने विचारों को कार्यों में परिणति दे दें, तो वह कार्य अपने ऊपर एक ठहरने वाली छाप छोड़ जाते हैं, और इसी छाप को आदत कहते हैं। और इस आदत को अध्यात्म की भाषा में ही संस्कार कहा गया है। तो बताया गया है, मनन क्षेत्र में संस्कार जड़ जमा कर बैठ जाते हैं। हम अगर देखें तो हम पिछले कई कक्षाओं में यही चर्चा करते आ रहे हैं कि जो संस्कार हैं, हम पिछले जन्मों से अपने अपने साथ लेकर कितने ही जन्मों से साथ लेकर चले आ रहे हैं। तो ये संस्कार की स्थिति है, और उसके कारण हम ना चाहते हुए भी, कई जगह ऐसा होता है, अगर मैं स्वयं का अनुभव बताऊं, तो जैसे आज हम लोग का भी सुबह का अनुष्ठान चल रहा है, तो सुबह हम लोग एक साथ बैठते हैं यज्ञ में, और यज्ञ भी होता है और फिर अपना जप ध्यान सब होता है, पर उसमें कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का, या कुछ ऐसा कह ले कि कहीं ना कहीं आलस्य प्रमाद थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है, कि वो आ, अगर मैं कहूँ कि रेगुलर नहीं हो पाता। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अनुभव होता है कि पिछले जन्म जैसे संस्कार ही है, कि आदमी को वहां पे उनके वशीभूत होकर जो कहा गया है आदत के, और फिर उससे फिर उसको अपने आप को में वो रूटीन लाने के लिए, ताकि सुबह उठ के वो चीज कर सके आदमी, तो बहुत लड़ना पड़ता है। और उसके बाद हम देखें तो सबका अनुभव होगा, आनंद भी आता है। हम ये सब जानते हुए भी आलस्य और प्रमाद के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि ये अपनी जड़ उस तरीके से बनाए बैठे हैं हमारे मन में। तो इसमें बताया भी है, आदतें मन क्षेत्र की संचित संपदा है। अगर हमें अच्छी आदत लग जाए, जैसा आगे गुरुदेव ने बताया है, और अपने हम अपने कार्यकलाप को, अपने विहार को ऐसा बना लें, आचरण को ऐसा बना लें कि हमारी दिनचर्या फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी बन सके, तो वो एक संपदा है हमारे लिए। तो फिर लट्टू का उदाहरण दिया है आगे, कि जैसे लट्टू को एक बार घुमाने के लिए, शुरू में घुमाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसे बांध के फिर उस पे कि उसको उसको वहां भी एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स के जरिए हम उसको नचाते हैं, तो फिर अपने वो थुर्री पे घूमता रहता है, फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आदतों के संबंध में भी गुरुदेव ने यही बताया, कि आरंभ में जैसे मुझे अगर अच्छी आदत, सन्मार्ग पे चलने की कोई ऐसी आदत है तो अपने जीवन में उतारनी है, तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। जो प्रवाह है, जैसा बताया है कि नॉर्मल प्रवाह देखें तो आदमी जो अधोगति है, पानी ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण की तरह प्राकृतिक है, वो बहता है। वैसे ही हमारा मन तो ऐसे विकृत जो आज की हम देख ही रहे हैं पद्धति है, जो आहार है, विहार है, जो बिगड़ा हुआ है, जो हमारा नहीं है, जो यूरोपीय है, जो पश्चिम का है, उसमें हम कैसे ढले जा रहे हैं, बिना जाने, बिना विवेक, बिना समझे, क्योंकि वही अधोगति है, वो नॉर्मल गति है, हम उसमें बहे जा रहे हैं। पर आज के युग में जब सबका चिंतन ऐसा इस तरह विकृत हुआ पड़ा है, और न जाने अनजाने में लोगों का जो चिंतन है, क्योंकि उन्हें वही ठीक लगता है, तो उसके विरुद्ध जाके अपने आप को साध लेना, मन को साध लेना, तो वही साधना है और वही प्रयास है। तो जो लट्टू को शुरू में घुमाना है, जो मन को शुरू में अपने ढर्रे पर लाना है, ताकि हम सन्मार्ग पे चल सकें, तो वो प्रयत्न पूर्वक ही करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और फिर वो एक बार पक गया, तो फिर वो अपना प्रभाव आगे दिखाएगा। ऐसे कई लोग यहाँ पे हैं, मतलब जो सुबह निरंतर जुटते हैं, मैं देखता हूँ, और उन्हें कुछ खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो नॉर्मल उनका रूटीन है, वो इस समय सोते हैं और सुबह अपने आप नींद खुल जाए। तो वही आदत की बात की जा रही है, और वही अगर हम
कुमार वाली आदत लग जाए तो फिर वहां पे उदाहरण दिया ही है हमें नशेबाजी का। कई बार ऐसा होता है कि आदमी, मैं अगर अपना अनुभव देखूं तो मैं मेरा बैकग्राउंड एक इसमें एक उदाहरण के तौर पे देखे तो मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, मैं मर्चेंट नेवी में था पहले। तो हमारे कॉलेज में रैगिंग बहुत होती थी, और कॉलेज में टीएस चाणक्य मुंबई में कॉलेज था, तो वहां पे रैगिंग होती थी। तो फिर वहां पे जैसे इसमें बताया है कि गाली बकने की जो आदत, वहां पे ऐसा होता था कि सीनियर्स भी वैसे ही बात करते थे, और अपनी भी कहीं ना कहीं वैसी आदत हो जाती थी। और बात ऐसे निकल के आती थी कि अगर मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उसका प्रूफ ये है कि आप गाली दे के बात करें। तो वैसी आदत पड़ गई थी कि मित्रों को बिना गाली दिए वैसे मतलब ना बुलाना, बात करना, और वही एक प्रेम का कह ले सकते हैं कि वही एक चिन्ह माना जाता था हमारे दोस्ती का, कि भाई यही अपना दोस्त है। और अगर आप नॉर्मल बात करें तो उससे कहते थे लोग कि बहुत फॉर्मेलिटी है या फिर इतना डिसेंट बिहेवियर। तो ये मानस हुआ करता था एक समय में। और कई बार मैंने महसूस किया कि ये आदत घर पे आने के बाद भी कहीं ना कहीं गलती से ऐसा होता था, आधा बोल के आदमी रुक जाता था, तो वो अपने आप अंदर से आता था कि भाई यहाँ नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज, यहाँ सही चीज लिखी है गुरुदेव ने, कि आपको जो आदत होती है ऐसे पड़ जाती है, तो फिर वो उसके लिए लड़ना पड़ता है, हर समय आपको अलर्ट रहना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। और अच्छी आदतें स्वभाव का अंग बन सके तो समझना चाहिए कि प्रगति पथ पर चल पड़ने और लक्ष्य तक पहुंचने की समस्या का आधा भाग हल हो गया। मतलब लक्ष्य तक पहुंचने का आधा भाग हमारा हल हो गया, अगर हमें अच्छी आदतें बन सके, हमारे जो स्वभाव है उनका अंग बन सकी, तो हमारा जो लक्ष्य है, और मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं या फिर कोई भी व्यक्ति का हम ले लें, तो उसका जो लक्ष्य है वो आत्मज्ञान ही है। और वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसी दिशा में बढ़ ही रहा है। बस ये है कि अभी वो चेता नहीं है, उसकी चेतना वैसी नहीं है कि वो जानता है, बट वो जाने अनजाने में उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो हमारा जो आत्मज्ञान का जो लक्ष्य है, अपने आप को जानने का, तो वो लक्ष्य हमारा वहां तक पहुंचने का जो यात्रा है वो आधी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाती है, अगर हम अपने आदतों को ढाल लें। इसके विपरीत यदि उसका ढर्रा नहीं चला और स्वभाव नहीं बना, तो हम जो भी अभी चिंतन कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं आदर्शवादी, ये पुराने विकृत आदतों के आगे झुक जाएंगी। और उन्होंने लिखा है गुरुदेव ने कि तुम दबाकर भागती दृष्टिगोचर होंगी। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो विचार हैं उस पे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे अपने आप जो विचार आ रहे हैं मन में उनको अलर्ट, मतलब एक दृष्टा के भाव से देख सकते हैं। इस पे मुझे एक चूंकि ये मन की शिक्षा की बात चल रही है, तो मुझे एक और कहानी याद आ रही है। मैं, हमारी एक संस्था है, मैं उस संस्था से भी जुड़ा हूँ, वो पुनरुत्थान विद्यापीठ करके। तो वो शिक्षा को भारतीय बनाने के उसमें प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो 2004 से कार्यरत है, और वो पूर्णतः भारतीय शिक्षा पे काम कर रहे हैं कि आज जो में कॉलेज एजुकेशन चल रहा है उसके पैरेलल हम ऐसी एक ऐसा तंत्र कह सकते हैं खड़ा कर सकें शिक्षा का, जो गुरु के अधीन हो, जो स्वायत्त हो, जो शासन के साथ ना चले, शासन के अंडर में ना चले। वो गुरु की संपत्ति है, वो गुरु के हाथ में रहनी चाहिए। तो वैसे पुनरुत्थान विद्यापीठ पैरेलल अपना एक विचार लेके चल रहे हैं कि भारतीय शिक्षा को पूरे मतलब हमारा जो विचार है, हमारी जो कार्य पद्धति है, जीवनचर्या है, वो भारतीय कैसे बन सके। हमारा वेशभूषा, सब कुछ, विचार, एक एक कोने में आप अगर देखें मनुष्य के, तो एक एक कोना उसका भारतीय कैसे बन सके, भारतीय शिक्षा से ओतप्रोत। तो उस प्रयास में लगे हैं। तो उनकी जो कुलपति हैं श्रीमती इंदुमती काटतरे, तो वो एक कथा सुनाती है कि बचपन में वो जब छोटी थी तो एक बार उनका मतलब, एक बार क्या ऐसे मन होता था कुछ, तो एक बार ऐसा हुआ कि उनका बहुत मन हो रहा था, कोई लक्ष्मीबाई पे बनी कोई मूवी निकली थी। तो वो अपने पिताजी के पास गई कि भाई बहुत मन हो रहा है ये मूवी देखने का, और मूवी भी अच्छी है, मूवी भी कोई खराब नहीं है, लक्ष्मीबाई की मूवी है, तो भविष्य के लिए आपको, तो उसके लिए मतलब प्रेरणा का स्रोत है। तो बहुत खुश होके गई अपने पिताजी के पास कि मुझे मूवी देखनी है, बहुत मन हो रहा है। तो पिताजी ने उनको
मना कर दिया कि नहीं, आज मूवी नहीं देखना। बहुत की, लेकिन पिताजी अग्री नहीं हुए। और ताई बताती हैं, हम उनको ताई से संबोधित करते हैं हम लोग। तो ताई कहती हैं कि बहुत दुखी हुई उस दिन, वो बहुत उदास हुई, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, पिताजी की अनुमति नहीं मिली। तो फिर हुआ ये कि वो बताती हैं कि वहां पे उन्होंने, मतलब पिताजी उनके मन की शिक्षा का एक उदाहरण तैयार कर रहे थे कि ये मन की शिक्षा थी। वो वहां पे उस दिन मना किए जिस दिन मन बहुत विचलित था वो मूवी देखने के लिए। और 2 3 4 दिन बाद वो स्वयं बोले कि जाओ बेटा, मूवी देख के आ जाओ, आज मूवी देख के आ जाओ। तो फिर ताई ने पूछा कि आपने आज क्यों कहा मूवी देखने के लिए? तो बोले उस दिन तुम्हारा मन बहुत व्यथित था, व्यग्र था वो मूवी देखने के लिए। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि मन को हम कैसे साध सकते हैं। हमें मन नहीं घुमाना चाहिए, हम मन को दिशा देंगे। तो वो उदाहरण मुझे आज ध्यान में आया कि हम मन को कैसे कैसे, विचार कह लीजिए या फिर मन की जो इच्छा है कह लीजिए, उसको हम कैसे कैसे किस किस जगह पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। हाँ, वहां पे वो अलग से पिता थे उनके, और हम स्वयं अपने आप को अगर दृष्टा भाव से देखें तो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और ऐसे हर एक जगह पे जहां मन ऐसा व्यग्र हो, भागे कहीं, तो हम उसे रोक कर बोल सकते हैं कि भाई आज नहीं, कल करते हैं। कि एक्सपेरिमेंट अगर हम अपने स्वयं के जीवन में करके देखें, कई बार इच्छा होती है बाहर के खाने की, बाहर की, और उसी दिन अगर हम अपने मन को एक दूसरा थॉट देके देखिए, आज भाई हम एग्जामिनेशन करते हैं, परीक्षा लेते हैं, हम इस पथ पे चल रहे हैं, तो क्या हम एक दिन क्या ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन? तो वहां पे अगले दिन जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मन हमारे नियंत्रण में है, हम कर सकते हैं। और फिर आगे ऐसे ऐसे करते करते गुरुदेव ने भी बताया है कि आगे एक दिन इसको अपने एक दुष्कर्म को छोड़िए, दुष्चिंतन को, दुष्विचार, कुछ भी ऐसी प्रक्रिया को छोड़िए, गलत आदत को छोड़िए और अच्छी आदत को अपनाए। तो ऐसे एक एक करके हम अपने जो भी विचार हैं, जो भी मतलब मन से बन पड़ता है, जो इच्छाएं हैं जो सदगति के लिए नहीं है, उन इच्छाओं को हम नियंत्रित करके उस पे मतलब शिकंजा कस सकते हैं और अपने अपने आप को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर सकते हैं। तो ये एक उदाहरण मेरे ध्यान में आया था मन की शिक्षा से। आगे गुरुदेव ने बताया है कि स्वाध्याय और सत्संग, आज जैसे हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, सच्चिंतन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उसके निष्कर्ष बहुत अच्छे निकलते हैं। सन्मार्ग पर चल पड़ने का सत्परिणाम भी समझ में आता है, कुछ करने की उमंग भी उठती है, किंतु व्यवहार में वैसा कुछ बन नहीं पड़ता। पथ कठिन जान पड़ता है और सुविधा के सामान्य ढर्रे से विपरीत यह आदर्शवादी मार्ग रुचिकर लगते हुए भी अपनाते नहीं बन पाता। तो ये हम लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा, अभी या पिछले भी अपने काल में, अपने समय में, बचपन में कभी भी, कि हमें ये सब चीजें सुन के आज भी लोग कहते हैं कि अच्छा तो बहुत लगता है। हम कई बार देखते हैं लोग, जैसे हमारे यहाँ कई लोग कथा कहते हैं, अच्छी कथाएं कहते हैं, जो भी श्रेष्ठ महात्मा लोग आते हैं वो कथा कहते हैं, रामचरितमानस की हो गई या फिर श्रीमद् भागवत गीता की हो गई। तो लोग सुनने बहुत जाते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है। और मैंने अनुभव किया है कि लोग आचरण में लाने का भी प्रयास करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज की जो क्रिया पद्धति है, विचार पद्धति या फिर कार्य है अपना, हम मजबूरन उस दिशा को अपना नहीं पाते। वही चीज गुरुदेव ने यहाँ लिखी है। हमें सत्संग और स्वाध्याय अच्छा तो बहुत लगता है और मन भी करता है कि चला जाओ उस पथ पे, बट चलना बड़ा बहुत कठिन अनुभव होता है और मुश्किल लगता है। तो क्योंकि हम ऐसे ढर्रे पे अभी हमारा जीवन चल रहा है, मतलब हम जो आदमी नहीं चेता है वो आदमी वैसे ही चले जा रहा है, तो उसको एहसास ही नहीं है। तो प्रयास करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं मतलब जा रहा है सत्संग में, बट ठीक है, थोड़ी कठिनाई होती है शुरू में, और लेकिन हाँ, अगर वो लगा रहे तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे रोक सकती। तो अच्छा, इसमें आगे बताया भी है कि इसका कारण क्या है। जैसे मैं अपना अनुभव बता रहा था कि सुबह उठने का है, तो एक है पुरानी आदतों की प्रबलता, इस असमंजस का एक ही कारण है। तो जितनी अधिक प्रबल होगी आदमी को, उतना अपनी ओर से प्रयास करना पड़ेगा कि
सन्मार्ग पे चलने वाली जो आदतें हैं उनको लाने के लिए, उतारने के लिए अपने जीवन क्रम में, उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी की बहुत कम है वैसी जो पुरानी आदतें हैं, ज्यादा नहीं है, तो वो कुछ ही समय में निकल जाएगा। गुरुदेव का ही देखें तो उन्होंने अपने युग दृष्टा के जीवन दर्शन में लिखा है कि उन्हें मन को संभालने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ा मोड़ा इधर उधर गया तो उसे डांट पटोल के वापस ले आए ट्रैक पे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि हमारे जो पिछले कर्म थे कुछ ऐसे थे कि हमारा काम बहुत आसानी से बन पड़ा, और हमारी जो साधना है वो जीवन काल में बहुत अर्ली स्टेज में ही शुरू हो गई। तो ये है, पुरानी आदतें अगर हमारी प्रबल हैं तो हमें थोड़ा उससे लड़ने में मेहनत करनी पड़ेगी, पर लड़ेंगे। इसी कारण उबरने के मंसूबे तेज हवा में उड़ने वाले तिनकों की तरह इधर उधर बिखर जाते। फिर आगे हमने चर्चा की है कि बुरी आदतों को अभ्यस्त होना बहुत सरल। हम देखते हैं कि हम पहले भी बात कर चुके हैं अभी कि बुरी आदतें जो है, जो नीचे जो प्रवाह है वो प्रवाह बहुत इजी है, वो नॉर्मल प्रवाह है, उसमें सब बह रहे हैं, उसमें बहना बहुत है। बट प्रवाह के अगेंस्ट जाना, उसके विरुद्ध जाना ही मतलब आज के समय में वो कठिन जान पड़ता है। अपनी निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा हम वो कर सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया है कि हम देखते हैं कि अगर हमें अगर कोई चीज अंतरिक्ष में भेजनी है तो उसके लिए भी हम एस्केप वेलोसिटी का टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, जहाँ पे हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट उसको इतना स्पीड देते हैं ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा सके। तो वैसे ही अगर हमें मतलब जो बुरी आदतों की जो ग्रेविटी है, जो आसपास हर जगह फैली हुई है, नॉर्मल हम अपने आसपास देखें तो जो वातावरण में जो कंपन है, जो विचारों का कंपन है, वो वैसा नहीं है जैसा हम अभी अनुभव कर रहे हैं अपने एक साथ बैठ के जो हम चिंतन कर रहे हैं। इसका जो कंपन, ये बहुत अलग वातावरण है। और सुबह भी हम अगर महसूस करें अपना जो हम लोग का चलता है एक साथ, वो वातावरण अलग है। और जब हम सामान्य ढर्रे पर अपने काम पे निकलते हैं तो वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वहाँ के आसपास की ऊर्जा ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से क्षीण महसूस करते हैं। अगर आप उस स्तर के प्राण शक्ति जो हम कहते हैं कि आप प्राणवान नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्षीणता अनुभव होती है, और वो मैंने महसूस की है, तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे उस ग्रेविटी की बात की जा रही है कि अगर हम हमें उससे विरुद्ध जाना है तो हमें एक अलग से जोर प्रयास लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अच्छी आदतें डालनी हो तो उसके लिए उच्च स्तरीय विचारों को लगातार मन क्षेत्र में प्रवेश कराते रहने, उत्कृष्टता की दिशा में चलते रहने के लिए हमें निर्धारित कार्यक्रम और जीवन क्रम बनाने की आवश्यकता है, संकल्प पूर्वक बनाने की आवश्यकता है। तो बात वहीं पे आके रुकते हैं कि हमें अपने मन क्षेत्र को, मन भूमि को हर समय ये अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम उसे भोजन क्या दे रहे हैं। अपनी आंखों के माध्यम से, अपने कानों से जो हम सुन रहे हैं उनके माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि हम आंखों से देखते हैं पर उसका हमें मतलब ज्ञात ही नहीं है, हम अनभिज्ञ उस चीज से कि वो कितना बुरा असर डाल सकती है। अगर हम कुछ ऐसी दृश्य, ऐसी कुछ चीजें सुन रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट डालती हैं, और किस ढर्रे पे आदमी मजबूर हो जाता है चलने को, वो स्वयं नहीं उसको पकड़ पाता है। तो हमें अपने मन क्षेत्र को सुव्यवस्थित और साफ सुथरा रखने के लिए हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम अपने मानस को, अपने मस्तिष्क को भोजन क्या दे रहे हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से। तो मेरी बात यही पूर्ण हुई भैया, मतलब इसके अलावा मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं कहा, तो मैं अपनी बात यही पूर्ण करूंगा जी। जी भैया, बहुत सुंदर, बहुत ही विस्तार से और अपने अनुभवों के साथ आपने इस बात को रखा। और एकदम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया कि जो वास्तविक पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ जहाँ पे हमें बल लगाना पड़े। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जीवन के उत्कृष्टता के लिए ये चारों हैं, और उसमें
जो धर्म के तहत ये एक तरह से मन क्षेत्र का जो है ढलाई का पुरुषार्थ आएगा, इसमें सबसे ज्यादा बल लगता है, क्योंकि हमें अपने आप से ही लड़ना होता है। हाँ, अपने आप को ही तराशना होता है। और ये पुरुषार्थ हमारे हर पहलू पे, हमारे जीवन के हर अंग पे इसका जो है प्रभाव होता है, और वो व्यक्तित्व के रूप में फिर हमारा जो है जीवन जो है विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में परिलक्षित होता है। और इनका जो है कैसे हमें करना है, और जो बातें आपने बताई कि जो वातावरण है हमारा आज के समय, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से घिरा हुआ है, और बहुत आसान है उसमें उसके अनुरूप ढल जाना। तो अ, वो हम सभी इस चीज को अनुभव करते हैं। जैसा आपने उदाहरण दिया, हम सब कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ अपने अंदर महसूस करते हैं, तभी हमें अपने आप से शिकायत भी होती है और संतुष्टि भी नहीं आ पाती है कि हम अब उस स्तर के नहीं हो पा रहे हैं। मैं मनोज भैया, शंभू भैया, इन लोगों के अनुभवों से और इन लोगों की बात से सुनता हूँ, ये लोग कितने नियमित रहते हैं सुबह की साधना के लिए, और इन लोगों के लिए कितना आसान हो गया वो चीज जिसके लिए अभी भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। तो उस चीज को महसूस होता है। लेकिन ये है कि ठीक है, वो पुरुषार्थ और ये स्वाध्याय सत्संग, इसकी वजह से हमें वो आत्मबल, वो प्रेरणा, वो सब मिलती रहती है इन सब चीजों से। तो बहुत ही सुंदर आज का विषय, बहुत ही बढ़िया। तो और भी भैया लोग अपनी बात इसमें रखें। और गोकुल भैया आज हैं हमारे साथ, तो गोकुल भैया अगर इस पे कुछ हम लोग का आपकी तरफ से कुछ मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप स्थिति में हो तो। जी भैया प्रणाम। मैं समझता हूँ भैया हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में चलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। विषय तो जी जी भैया, क्वेश्चन, चर्चा चली रहे थे। क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा रहता है भैया। अगर कुछ प्रश्न आता है तो जरूर उस पर लिया जाएगा। तो अगर कुछ प्रश्न हो दीदी भैया का तो अपना हैंड रेज करें। बाकी भैया कुछ अगर कुछ बात अगर आपको लगती है कुछ ऐड करने के लिए, तब तक आप ऐड कर सकते हैं भैया। ये आप लोगों ने जो कहा वो समाप्त, मतलब पूरा है, उसमें विशेष एडिशन वाली कोई चीज नहीं है। जी 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 भैया। और पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ही पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर के बना। तो पहले पुरुष हम हो, पुरुष मतलब नर नहीं। परमात्मा में सबसे श्रेष्ठ जो है उसको पुरुष कहा गया, पुरुषोत्तम में श्रेष्ठ को पुरुषोत्तम कहा जाता। तो पुरुष के अर्थ में जो भी क्रियाएं होंगी, श्रेष्ठता के अर्थ में सब पुरुषार्थ होंगे, बाकी पुरुषार्थ नहीं। इसीलिए साधनात्मक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है, अन्य पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं। हम लोग पुरुषार्थ को मेहनत के टर्म में ले लेते हैं, या मशक्कत के टर्म में ले लेते हैं, मेहनत मशक्कत, बाकी सब मेहनत मशक्कत। संसार के लिए किया जाने वाला सारा काम मेहनत मशक्कत है, और अपने को पूर्णता तक ले जाने वाला किया काम पुरुषार्थ। जी भैया। तो अगर कुछ प्रश्न या कोई बात और भी रखनी हो, और भी लोग भैया, तो आज का विषय थोड़ा छोटा था लेकिन समय हमारे पास काफी है। पहले की भी अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ चर्चाएं हो तो रख सकते हैं। प्रणाम भाई साहब। जी जी जब सब प्रणाम। हाँ, विषय तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें गुरुदेव ने बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं हमको। अभी विनायक जी ने भी जैसे अभी अपने साथ संक्षेप में बताया कि वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो जिससे उनको छूटना, उनको उनसे बाहर आना मुश्किल लग रहा था। तो यही मेरा अपना अनुभव यही है कि
बचपन में बहुत सारी आदतें बच्चों पर आपसी जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है जो उनके, और इसमें पता नहीं कितना आप लोगों का क्या अनुभव है। मेरा अनुभव इस तरह का भी रहा है कि जो बच्चे होनहार होते हैं, जो बच्चे थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके जानने वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, इस सभी लोगों का ये एक प्रयास रहता है कि ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, ये इंटेलिजेंट है, ये आगे तरक्की कर रहे हैं, ये परिवार आगे बढ़ रहा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको किसी तरह से नीचे लाया जाए। मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैं जस्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में स्कूल में जा रहा था, तो हमारे खुद के ही पड़ोसी रिश्तेदारों ने मुझे बीड़ी पीना सिखाया। वो भी एक नहीं, 3-3 बीड़ी एक साथ पीने को मजबूर किया। आज मैं बता रहा हूँ, ये बात है 1953-54 की, जब मैं 5-6 साल का रहा हूँगा। इसी तरह से और भी जितनी बुरी आदतें हो सकती हैं गांव के वातावरण में, कितना आज क्या हालत है मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। मैं तो 70 ईयर्स बैक, 68-70 ईयर्स बैक की बात बता रहा हूँ। और जहां से इंस्टीट्यूशन का सवाल है, जैसे अभी भैया ने बताया कि गाली गलौज सिखाया जाता है, गाली गलौज नहीं, क्या नहीं सिखाया जाता। ये रैगिंग्स जो होती हैं मेडिकल कॉलेजेस में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, और मेरे ख्याल है और भी जितने संस्थान हैं उन सब में जब बच्चे जाते हैं तो इस कदर उनको परेशान किया जाता है, इस कदर उनको एक कुछ दादागिरी कुछ लोगों की होती है। ये कहाँ से आया? पहले तो हमारे गुरुकुल की शिक्षा होती थी, कितने अच्छी तरह से बच्चे सद करके एक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक की उम्र तक वो लोग निकलते थे। और आज का वातावरण जो है वो बच्चा जैसे ही पेरेंट्स की निगाह से बाहर होता है तो बाहर का जो वातावरण है वो उसको किसी तरह से अपनी बुरी आदतें, बुरे काम, बुरी बातें, गाली गलौज, झगड़ा, ये करना जो है बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। इसमें मेरा मतलब कहने का ये है कि हम बच्चों को जहां तक हो सके, ये पहले भी एक आध बार जिक्र आया है, इसी चेतन चेतन मन पर ही हम डिस्कस कर रहे थे तब, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के ऊपर हम तो हो गए जो हो गए, हमारी जो आदतें बन गई हैं, आज गुरुदेव हमको एक दिशा दे रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम अपने को सुधारो, अपनी आदतों को सुधारो। जो भी है आज का भी मानस क्षेत्र की ढलाई, वास्तविक पुरुषार्थ जो गुरुदेव ने कहा है, बहुत ही गहराई है इस छोटे से आज के जो स्वाध्याय था, इसको हम छोटा न समझें। इसमें उन्होंने कितनी बातें कह दी हैं एक 2-3 पैरा में, तो इसको हम गहराई से सोचें। ये एक बहुत सोच समझ करके सारे बच्चों की, उसमें बच्चों को इस बात के लिए आगाह भी करना चाहिए कि अब क्योंकि हर हमारे साथ में सभी लोग होंगे, कोई छोटे बच्चे वाले भी हैं, कोई टीन एज वाले भी हैं, कोई कॉलेज लेवल पर जाने वाले भी हैं। उन सबको उनको बताने की जरूरत तो नहीं होती, अपने आप ही सब उनको मिल जाता है। मतलब ये बुरी चीजें सब मिल जाती हैं, अच्छी चीजें तो उनको हम लोग जितना दे सकते हैं देते हैं। तो सभी का मेरा मानना अपना यह है कि जो वातावरण है वो बहुत दूषित रहा है और आज भी वैसे ही होगा। अब आज क्या स्थिति है, कॉलेजेस की रैगिंग वगैरह किस तरह की होती है, क्या होती है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे हम पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में उसमें देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और उनको मजबूर किया जाता है, और किसी न किसी तरह से उनकी जो हालत है वो बहुत ही दयनीय सी हो जाती है। बहुत इंस्टीट्यूशंस में इस तरह से भी, अभी कुछ ही दिन पहले इस साल के भी 5-6 महीने पहले के हम न्यूज़पेपर्स देख रहे थे, तो उसमें कई जगह सुसाइडल केसेज हुए। बच्चे खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, रात रात भर उनको दौड़ा करके परेशान करके मजबूर कर देते हैं, और कई लोग मर भी जाते हैं। वो बातें हमारी नॉलेज में और उसमें उतनी हर चीज पता नहीं लगती जो होती है। तो हमें हर तरह से अपने को, बच्चों को बचाना है और
किसी तरह से भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है, उनमें आ गई है कोई बुराई हमारी पकड़, अब हम नोट कर रहे हैं बच्चा गाली गलौज कर रहा है, बच्चा कहीं नशे की आदत में हो गया है, बच्चा कहीं बच्चों के साथ में दूर देर देर रात तक कहीं रहता है, और पढ़ाई में उसका कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ नहीं है, तो हमको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि वो उनको वो कहीं गलत संगत सोबत तो नहीं है, गलत आदत तो नहीं उसमें कोई पड़ गई है, और अगर कोई हो गई है तो उसको हम लोग बहुत ही सोच समझ कर, बहुत अभ्यास करके, बहुत मेहनत करके उसको बाहर हमें लाना होगा। इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सब लोग और भी अपने ऑब्जर्वेशन बताएं। मैंने तो अपने इसके बाद भी और भी जितनी बुराइयां हो सकती हैं वो सारी बुराइयां हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, करने को मिली, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को भी सुधारा है, और समाज के लिए भी जितना हो सकता था कोशिश हमने की है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। में अपन ने छोड़ा है एक चैप्टर जी शांतिलाल भैया, ये तृप्ति तुष्टि शांति, इसे छोड़ दिया गया है। नहीं छोड़ नहीं दिया गया भैया। असल में ना ये जो टाइम टेबल बना है वो नए वाले बुक से बना है, अच्छा, और वो नए वाले बुक में वाला चैप्टर है नहीं, जी जी तो जी इसलिए वो छूट जा रहा है। ये थोड़ा सा हो रहा है विसंगति, इसकी वजह जी से। जी तो ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो आपने बात रखी वो बहुत ही बड़ी विभीषिका है इस समय की। और जो एक और उदाहरण विनायक भैया ने दिया था ताई का, कि उनके पिताजी ने वो अच्छी पिक्चर होते हुए भी उस दिन मना किया जाने को। तो दो चीज था, वो एक तरह से उस पीढ़ी को शिक्षा, मन की शिक्षा, वो शिक्षा भी था। मतलब अपने बच्चे को आज के समय में अधिकतर देखा क्या गया है कि बच्चा किसी चीज की डिमांड, मतलब वो मतलब करता नहीं कि उसको जो है उपलब्ध करा दिया जाता है। और अक्सर सुनने में आता है कि हम लोग जो है वंचित रहे, लेकिन अब अपने बच्चे को हम वंचित नहीं रहने देंगे। वो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज हम उसको उपलब्ध करा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम उस मन की जो शिक्षा हो रही है बच्चों की, तो वो और मतलब गिरावट की तरफ हम ले जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे एकदम थोड़ा सा भी जो है वो स्थिति में नहीं रहते हैं कि जब वो बाहर निकले तो वो बर्दाश्त कर पाए कुछ भी, अगर कुछ विपरीत रहता है। तो इस वजह से भी चीजें होती हैं। जी राजेश भैया। जी प्रसून भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। दो चीजें जो मैं अभी व्यक्तिगत रूप से, ये जो आपने अभी बात कही बच्चों की डिमांड्स वाली, ये तो बिल्कुल ही थोड़ा सा हम लोगों का जो बचपन रहा है वो चीजें इजीली अवेलेबल नहीं थी उस समय, संसाधन नहीं थे। वैसे इसमें किसी का दोष नहीं है, या फिर गार्जियन के सामने प्राथमिकताएं अलग थी, परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां थी, तो उस हिसाब से। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मुझे चेन्नई सीएसके और आरसीबी का जो मैच है 3 मई को बेंगलोर में होने वाला है, वो मुझे देखना है, और 3 तारीख को संजोग से मैं बेंगलोर में रहूंगा। तो उसकी इस बात के लिए मैंने उसको कहा ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ टिकट्स। और मैंने टिकट्स अरेंज करने के लिए मैंने ऑनलाइन साइट्स वगैरह देखी, वहाँ पे मुझे मतलब ट्राई किया बुक करने का, वो बुक नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने बैंगलोर के फ्रेंड लोगों से मैंने बात की, तो वो लोग बोले कि भी वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, टिकट हुआ नहीं है अभी तक। मैंने कहा बेटा, मैंने आज तक स्टेडियम में मैच नहीं देखा, मेरी जो भी उम्र हो गई यहाँ तक, और ना मैंने कभी अपने पापा से उस समय भी या अभी तक मैच नहीं देखा है। वो कहीं ना कहीं मेरी भी एक अंदर से इच्छा थी कि मैं मैच देखूं, और बेटे की ये जो डिमांड थी उसको पूरा करने के बहाने मैंने अपने अंदर की इच्छा और उसकी इच्छा को मैं मिक्स करके और उसकी हामी तो भर दी। फिर मैंने सोचा कि भैया ये मैं इसकी डिमांड जो पूरी करने जा रहा हूँ ये कहाँ तक लेजिटिमेट है। विचार किया,
कि इसने एक बार बोला और मैंने हाँ, और उसके बाद वो भी फॉलो अप कर रहा है लगातार कि पापा हुआ कि नहीं, पापा हुआ कि नहीं। फिर मैंने एक्चुअली हो नहीं पाया तो मैंने उसको बोला बेटा हो नहीं पाएगा ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो फिर कभी देखेंगे कुछ, ऐसा बोल के मैंने उसको, लेकिन वो अभी भी लगा हुआ है। लेकिन मैंने उसको अभी मना नहीं किया है, और मैं करूं कि ना करूं इस चीज में अभी मैं जूझ रहा हूँ। इसके दो पहलू हैं। एक, कि मैं उसकी इस डिमांड को पूरा करता हूं अगर, तो उसकी वैल्यू क्या है। बेसिकली अगर कोई चीज है, मेरी पूरी जिंदगी बिना मैच देखे अगर निकल चुकी है, और मुझे अब उतना वो ये नहीं लगता है कि चलो ठीक है मैच ही तो है। दूसरी तरफ लगता है कि क्या इतना आसानी से अपने बेटे की इस डिमांड को पूरा करके मैं कहीं कोई उसको, मतलब एक शह तो नहीं दे रहा हूँ आगे आने वाले समय में हर डिमांड के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो ये एक विषय जो है वो लगातार अभी चल रहा है मेरे जीवन में। तो बड़ा अच्छा आपने कह दिया है। तो मैं इस पर आप लोगों का भी मंतव्य जो है, गुरुजनों का जो अपने यहाँ पर अनुभवी जन है, उन सब का भी लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तो एक पहला विषय है। दूसरा विषय भैया नशेबाजी को लेकर के जो यहाँ पर गुरुदेव ने बात कही है। मेरे ऑफिस के जस्ट पीछे जो एक पार्किंग है, वो पार्किंग में मतलब डेली मैं देखता हूँ कि 50 की संख्या में करीब कहाँ से बच्चे आते हैं पता नहीं। सब स्कूल यूनिफॉर्म में भी कुछ रहते हैं, कुछ सिविल में भी रहते हैं, और हर तरह का नशा वहाँ पे हो रहा है। और उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या बिल्कुल बराबर है। पुलिस कई बार आती है, पुलिस के आने की सूचना जिस दिन रहती है उनको पता रहता है, और वो उस दिन गायब रहते हैं। पुलिस आती है, खाना पूर्ति करके चली जाती है। हम लोग कितना वीडियो फुटेज ये सब बना बना के अपने उससे भेज भी चुके हैं पुलिस, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में वो नशेबाजी चल रही है, और उसके अंदर स्मैक, हेरोइन, गांजा और ये तमाम तरह के पता नहीं इंजेक्शन इंजेक्शन वो सब ले रहे हैं बच्चे। और स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है लगभग 20-22 के नीचे ही है। मतलब बहुत सारे तो 15-16-17 के भी देखे मैंने। लड़कियों में भी सेम है। और ये पूरा समाज इस तरह से मतलब सिंक्रोनाइज है ये सिस्टम पूरा, नशाखोरियों का। अब पैसे कहाँ से आते हैं। पहले जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं, उनसे पहले जो थे कि उनको बचपन में नशेबाजी की पहले धीरे धीरे लत लगाई जाती है, और उसके बाद फिर वो जब लत लग जाती है तो उसका फिर गलत फायदा उठाया जाता है। ये जो सिंडिकेट है ये तो मेरे शहर में हो रहा है, ये मुझे लगता है हर जगह हो रहा है। और सरकार बिल्कुल, मैं कहूँगा प्रशासन जो है विशेष रूप से इसकी कमर नहीं तोड़ पा रहा, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। नशा अभी नेक्स्ट लेवल में चला गया भैया। नशा जो है वो सिर्फ अब सिगरेट और आदि ये तंबाकू वगैरह तक नहीं है, अब वो नेक्स्ट लेवल में चला गया है। और बच्चे घुन की तरह इसमें पिस रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि जो बच्चा एक बार इस नशे वाली चीज में घुस चुका है, और वो निकल के भी क्या कर पाएगा, कितना अपने आप को, अपने आत्मबल को ये ठीक कर पाएगा, ये विषय विवेचन का है। तो ये एक बहुत गंभीर चिंता है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं कि ये चीजें यहाँ रुके, बट मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ रोक दूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। स्कूल लेवल में या संस्कारिता या सुसंस्कारिता के लेवल में उनके गार्जियन या वो जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं वहां पे ही कुछ गड़बड़ी है कि बच्चे जो है वो इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव की जो व्यथा चिंता है इन चीजों को लेकर के, कि एक घोर मतलब अंधकारमय युग जो है वो, जो उनकी जो उन्होंने कई साल पहले कह दी है अपने पुस्तकों में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो समय तो बहुत जल्दी ही सामने आ गया है। और हम सब विवश हैं कि हम इसमें कुछ बहुत नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों को थोड़ा बहुत बचा पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि इसमें एक सामरिक प्रयास, एक संगठित प्रयास किस तरह से भारतीय समाज या संस्कृति लेगा कि ये हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे आने वाले समय में। ये पीढ़ी जो है वो बहुत मतलब फ्रेजाइल है, प्लस बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, मतलब इसकी बहुत ज्यादा है, खतरा बहुत बड़ा है। जी भैया। तो मैं दोनों विषयों पर बाबूजी लोग हैं यहाँ पे, तो जी मैं भैया। चाहूंगा कि गोकुल भैया आप भी कुछ अपना मार्गदर्शन जरूर दें इस पर। जी, धन्यवाद भैया। जी भैया, बिल्कुल भैया, अगर आप स्थिति में हो तो भैया का पहला प्रश्न काफी वो है। जी।
जी भैया, भैया का पहला प्रश्न था कि बच्चों की इच्छाओं को कहाँ तक पूरा किया जाए, यही था ना भैया? जी भैया, यही इसमें था। भैया दो बात, मतलब दोनों एक कोई फिक्स लाइन में नहीं बांधा जा सकता। जी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत छोटे बच्चे हों अलग बात है, बच्चे बड़े हो नहीं, जाते हैं। मेरा बच्चा 15 वर्ष का ही है भैया, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब हाँ। अभी। जी तो कुछ इच्छाएं उनकी हमको पूरी करनी चाहिए, कुछ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इच्छाएं बिल्कुल भी पूरी करना बंद कर देंगे तो फिर वो बाहर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। बच्चों का बहुत अच्छा मित्र बनना बहुत जरूरी है आज के युग में। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे बाहर के प्रभाव से मुक्त रहें या कम जाएं, तो जरूरी है कि वो हमारे प्रभाव में रहें। जी हमने भैया। अपने जीवन में किया नहीं किया, ये बिल्कुल अलग बात। हम बच्चों के साथ, हमने अपने जीवन में गया नहीं गया, बच्चों के साथ अगर हमको करना है तो हमको करना चाहिए, इसलिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो फिर कहीं और भागेंगे। इस पहलू को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब रही बात की, कुछ बातों उनको हमको तर्क से समझाना चाहिए कि जहां तक उनकी बात समझ में आ जाए, उनकी भाषा में उनकी बात को समझाना चाहिए। उनकी भाषा के लिए हमको भी आज के समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, तभी वो हमारी बात मानेंगे, नहीं तो वो हमारी बात सुनेंगे, मानेंगे नहीं। अभी उनके करने का समय नहीं है, इसलिए वो सुन लेंगे, लेकिन जब वो अपने करने के फॉर्म में आएंगे ना, तब आप देखेंगे दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक बहुत संभावना। बहुत बड़ी बात है भैया। हम लोगों को तो ये लिबर्टी नहीं थी कि हम लोग इस तरह का डिमांड प्लेस भी कर पाए नहीं, अपने हमको गार्जियन क्या के नहीं कि सामने। उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन सिचुएशन अब पूरी वो, चेंज हो गई। हाँ, अभी सिचुएशन बिल्कुल चेंज है भैया, बिल्कुल सही है कि अगर आप बच्चों के मित्र नहीं हैं हाँ, तो फिर हमको नहीं मिली इसलिए अब ये नहीं होगा, ये तो वो बात को भूल जाना चाहिए। नहीं, वो कोई भी एक इस लेवल में मैं सोचता था ना कि इसके बगैर चल सकता है, तो अभी तक तो चला ही। नहीं, तो उसको समझाना आप ये समझे, इसके हमको उसको सारे तर्कों के साथ बताना चाहिए। भाई एक तो अगर हमारी पहली बात ये है कि ये खर्च उठाने की हमारी स्थिति नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है खर्च उठाना, तो ये भी उसको बताना चाहिए कि देखो तुम्हारी बातें कुछ हद तक सही है, लेकिन ये परिस्थितियां हैं, अभी हमारे लिए ये करना संभव नहीं। जी भैया। जब कोई होगा तो बताएंगे उसको। पूरे तर्क तो देने चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम इससे सहमत नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जा सकता है। कुछ 10 बातें हैं तो 10 में से 5 मानेंगे भी और 5 नहीं भी मानेंगे, क्योंकि नहीं सुनने की भी आदत उसकी होनी चाहिए। 100% मान लेंगे तो उसके नहीं सुनने की आदत ही जिंदगी में नहीं रहेगी। जी जी। तो वो तो बहुत, गार्जियन को अब बहुत ज्यादा ही मैच्योर, बहुत ज्यादा होशियार होना पड़ता है अब कि कैसे किया, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बेसिकली। ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। जी भैया। और दूसरी क्या बात थी भैया आपकी, बात में दूसरी बात? हाँ, दूसरी थी कि वो जो व्यापक स्तर पे ये जो ड्रग्स आदि का जो चल रहा है, हाँ, उसमें इसमें भी भैया, हम लोग जो उसमें हैं भी साधक, जो हमारा समाज है, हम लोग क्या भूमिका इसमें निभा सकते हैं? उसमें भी यही बात है कि उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ उनको बताएं कि इसमें ये मुसीबत है, ये चीज हमको नहीं करनी है। हमको संस्कारों में अपने आप को इतना तो महान बना के रखना ही चाहिए। दरअसल हमको अपनी महानता जब नहीं पता होती है तो हम अपने आप को साधारण व्यक्ति मानते हैं, पशु मानते हैं, तो पशु जिंदगी जी लेते हैं, क्या तकलीफ है, खाओ पियो मौज करो। हम्म। लेकिन ये बात बताएगा कौन? स्कूल तो बताएंगे नहीं, स्कूल तो टीचर तो वहां पे पैसा लेने के लिए आ रहा है, तनख्वाह लेने हम्म। के लिए आता है। बहुत कम, हालांकि ऐसा नहीं है कि टीचर की इच्छा नहीं होती है, पर उसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो सिलेबस का इतना दबाव होता है कि उनको वो काम पूरा करना होता है। दूसरा, जी। उनके पास वो अधिकार नहीं रहा जो कि आज के 50 साल पहले था, कि किसी बच्चे को डांट भी दें, टपड़ दें, थप्पड़ लगा दें। वो आज अधिकार टीचर के पास नहीं है, वो चाह के भी नहीं कर सकता। तो जी। ये भी एक, मैं शिक्षकों के दृष्टिकोण से भी बात को देखिए, मैं ये नहीं कहता कि शिक्षक शिक्षक चाहते हैं
कि स्टूडेंट्स अच्छे हों, वो अपनी तरफ से समझाने का प्रयास भी करते हैं, पर दो चीज उनके लिमिटेशन है। एक तो उनको सिलेबस अपना पूरा करना है, अपना टास्क पूरा करना है, और दूसरा फिर वो उनको ये लगता है कि भाई आजकल कुछ भी कर दो तो कंप्लेन होकर के दूसरे दिन आ जाती है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, आप अपने उसमें रहिए। तो वो भी सोचता है कि हमको क्या करें। तो ज्यादा अभी वापस गार्जियन के ऊपर में बात घूम करके फिर आ जाती है कि ये करें। तो इसके लिए उनके साथ ऐसे जैसे मान लीजिए कि शांति कुंज साल 2 साल में जब भी जाएं तो उनके साथ उनको ले करके जाएं, खाली हम चले गए इससे नहीं होगा, उनको भी ले करके जाएं। और उनसे ये अपेक्षा न रखें कि वो हमारे जैसे हो जाएंगे, क्योंकि उस उम्र में हम भी ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। जी भैया। इसको इस ढंग से वेटेड एवरेज से समझिए कि जब आज के आपके 15 साल का जो आपका बच्चा आज है, तो 15 साल की आपकी जब उम्र थी तो आप कैसे थे। तो अगर आप वहां से इतनी दूर यात्रा की है तो वो भी यात्रा कर लेगा, ये भी विश्वास रखना चाहिए। पर उसके लिए बीज डालते रहने पड़ेंगे। तो क्योंकि अभी का जमाना ऐसा आ गया ना कि अब जो विलेन ही जो हीरो हो जा रहा है ना सब जगह, जी। तो वो उनको बताते ही रहना पड़ेगा कि ये चीजें गलत है। इसका कोई इसके उसके प्रति उसका आकर्षण को घर की चर्चाओं से ही समाप्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। जी भाई साहब, एक और थोड़ा सा ऐड करना चाहता जी। हेलो भाई साहब, आवाज आ रही है? जी जी भैया। हाँ, हमारा ये मानना है कि हमारा जो फर्ज है इस समय समाज के लिए, हम भरसक प्रयत्न करें अपने बच्चों को किसी भी तरह से इस रास्ते पे ना चलें, पहली चीज। दूसरी चीज, समाज के लिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे याद है आज से हम 30-40 वर्ष पहले भी डायरेक्टेड एजुकेशन से परमिशन लेकर के स्कूल्स में प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ पर हम प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल्स, इंटरमीडिएट और कॉलेज लेवल तक भी बच्चों से बात की और कोशिश की जहाँ तक हो सकता है हम उनको उनकी समस्याएं समझने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको कोई भी भटक गए तो उनको अपने रास्ते पर लाने के लिए। बच्चे आते थे, हमारे पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है, वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको हम किस तरह जो कुछ जितना कर सकें अपनी तरफ से मेहनत करें, अपनी तरफ से प्रयास करें। अगर हम खुद अवेयर हैं कि ये चीज गलत है और बच्चा इस तरह से जा सकता है, गलत रास्ते पर जा सकता है, उसको फिर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बचा सके तो ठीक है, नहीं बचा, जो बच्चा बिगड़ गया एक बार, जैसे गुरुदेव भी आज इसी लेसन में भी हमने देखा है कि एक बार जो चीज आ गई बुराई, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। आप हमारे इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग अपने एजुकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, उसको अपना भारतीय हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम किस तरह से हमारे जो गुरुकुलों में पहले पढ़ाई होती थी उस तरह के वातावरण हम बना सकें और बच्चों को समझा सकें, है बहुत डिफिकल्ट काम इस समय। तो जो 50, 60, 70 साल पहले परिस्थितियां थी उससे आज बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। उस समय भी कम नहीं थी, मैंने जो अभी आपको 1-2 एग्जांपल्स बताए, उस समय भी कम नहीं थी। वही हालत चल रही है, शुरू से चल रही है, और इसमें गुरुदेव ने अपना दर्द जगह जगह पर हमें साझा किया है, हम आप सभी देख रहे हैं। और हम लोग प्रयास यही करें कि किसी तरह से जहां तक हो सके, जिसको हो सके, रिक्शे वाले को है, औरों को है, सबको है, हम सबसे पहले जो भी मिलता है बीड़ी सिगरेट पीने वाला, मैं कहता हूँ भैया तुम एक बुराई है मुझे दे दो किसी तरह से। जब हम एक ही चीज 10 बार किसी से कहेंगे, सब्जी वाले को समझाएंगे और करेंगे, तो वो फर्क उसका पड़ता है। भले ही उतना ना पड़े, वो आपके सामने बीड़ी अगली बारी नहीं पी रहा है या कोई नशा नहीं कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वो हमारी बात को समझ तो रहा है। तो हम प्रयासरत हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को किसी तरह से हम कितना बचा सकते हैं, बचाने का प्रयास करें। समाज में जहां बुराई आ गई, उस समाज बुराई के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और जहां जहां जितना हो सकता है प्रशासन लेवल पर रहे थे। और बाकी जहां तक स्कूल्स का है, जो हमने देखा है गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स जो है बच्चे से कहते हैं जाके ये पाउच ले आ, या जाके मेरे लिए बीड़ी खरीद के लिया, सिगरेट की डिब्बी खरीद के लिया। वो बच्चा फिर क्या सीखेगा
जिस बच्चे से आप जो बच्चा आपको आदर्श मानता है, हमारे गुरु मानता है, टीचर्स मानता है, उसको वो ये देख रहा है कि मेरा टीचर तो ये बीड़ी सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, और तो ये तो अच्छी चीज होगी, वो भी कोशिश करता है। माँ बाप अगर घर में बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, छोटा बच्चा देख रहा है उसके दारू पी जा रही है, तो नेचुरली वो सीखेगा। वो जो बची हुई बोतल होती है उसमें से कोशिश करता है कि भाई ये तो पीते हैं, इसका बहुत अच्छी चीज होगी। बीड़ी सिगरेट के जो पिए हुए फेंके हुए वो होते हैं, उनको बच्चे जला करके, हमने सुना है बच्चों को कहते हुए, कैसे सीखा उन्होंने। तो ये सब चीजें हम लोग झुग्गियों में जाकर के, जगह जगह पुनर्वास कॉलोनियों में जाकर के प्रोग्राम बहुत ऑर्गेनाइज किए हैं हम लोगों ने, प्रयास किया है। तो हमारा सभी से और फर्क उसका डेफिनेटली पड़ता है। बच्चों पे अगर हमने छोटे बच्चे को अगर हमने 10 साल से छोटे बच्चे को अगर हमने एक बार ये मोटिवेट कर दिया कि ये चीज गलत है, और उसके दिमाग में अगर बैठ जाती है, तो जरूर छोड़ता है। वो अपने पेरेंट्स को भी, अपने घर वालों को भी छोड़ाने की कोशिश करता है, खुद भी छोड़ता है। बात यही है कि प्रयास कितना किया जा रहा है उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया। समय तो हो चुका है भैया, लेकिन एक बात मैं मैं रखूंगा कि मेरा जो अनुभव है कि जितने भी बच्चे नशा करते हैं उनके गार्जियन भी नशा करते हैं। मैंने उसमें 90% एक केस मैंने देखा है। 10% ऐसा होगा जिनके गार्जियन नशा नहीं करते, उनके बच्चे नशेड़ी हैं। नहीं तो अधिकांश सब देखते हैं कि माँ भी नशा करती है, पिता भी नशा करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी नशा हो जाती है। और उस बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो समझ भी नहीं पाता है कि देखता है कि जो मेरे पिताजी कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई इसको हम समझाते भी हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमने कोशिश भी किया। एक दो बच्चे को मैंने देखा कि उनका यही तर्क होता है कि मेरे पिताजी तो नशा इतने दिन से कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ नशा कर रही है, सिगरेट पी रही है, उनको कुछ नहीं हुआ, तो मुझे तो इस तरह से जो है हमें मुझे लगता है कि गार्जियन को ही इसके लिए होना पड़ेगा। मैंने समझिए कि छोड़ना पड़ेगा नशा को, तो बच्चों में वो चीज आएगा। और आज तो स्टैंडर्ड समाज में देखा जाता है कि नशा उनके लिए तो मैंने समझिए कि उनके फ्रिज के में भी दारू के बोतल रखे रहते हैं। तो मैंने भी दिल्ली में रहा 25 साल, मैंने बहुत जगह जाने का मौका मिला, तो मैं इस तरह से मैं देखता था कि ये हमको मैंने सही नहीं लगता था। तो इसीलिए हमें जो बड़े पहले अमल करें तो बच्चों में अपने आप परिवर्तन आएगा, मेरा जहाँ तक भैया मैंने अनुभव है। और मैं इसे यही मैं रखना था। और दूसरी भैया ने क्रिकेट के बारे में बोला, तो क्रिकेट के बारे में भी मैंने ये भी अनुभव देखा है। ये अगर गार्जियन बहुत होते हैं, क्रिकेट के बहुत मैंने पसंदीदा खेल है, उसको अगर पिता बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उनको भी। तो मैंने पढ़ाई में पीरियड में भी देखते हैं कि मैंने और सब छोड़ के मैंने जब क्रिकेट शुरू हो जाता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। पिताजी बैठे हुए हैं और बेटा भी बैठा हुआ है। लड़कियों में कम होता है, गर्ल्स में कम होता है। गर्ल्स देखते हैं वो पढ़ती रहती है, वो पढ़ाई पे ध्यान देती है, रिजल्ट भी गर्ल्स के ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। लेकिन लड़के में तो लड़के को इतना हमने फ्रीडम दे दिया है, जो बेटा है इसको थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। और हम भी क्रिकेट देख रहे हैं, उसको भी दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम उसमें दिलचस्पी रहे हैं तो बच्चा भी दिलचस्पी लेगा। तो हमारी समय जो है उतनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए साधन नहीं थे। उसके पास तो देख रहा है कि मेरे पिताजी तो पैसे वाले हैं, पैसा अच्छा है, तो डिमांड भी रख देता है कि हमें तो भाई मैच देखने का शौक है। तो हम ही पहले थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट जो है अपने वहां से कम करें, बच्चे में तभी परिवर्तन आएगा। मेरा तो यही थोड़ा सा रखना था बात। जी भैया, धन्यवाद। जी मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़े दोनों ही पेरेंट्स मोस्टली आजकल व्यसनों से लिप्त हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि उसका फादर को प्रॉब्लम चल रही है, रात दिन खांस रहा है, या उसको कैंसर की बीमारी हो गई है, या माँ को खांसी चल रही है, या वो बीमार है, एनीमिया है, दुनिया भर की समस्याएं आज हो रही हैं, बच्चे को अगर हम ये समझाते हैं, उसको आप उसके ऊपर 5 मिनट 10 मिनट ले करके उनसे पूछा जाए। बच्चों, आप तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं बच्चों के, उनसे पूछिए, बताइए आपके पेरेंट्स का क्या है, कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी रहती है, वो कैसे रहते हैं। आपको लगता है कि आप भी ऐसा बनना चाहते हो, उनको छुड़ाना चाहते हो, छुड़ाने के तरीके हो सकते हैं। और आपको
आप बच्चे रहोगे तो आपको ये फायदे होंगे। जो बीमारियां उनको हो रही हैं, धन का नुकसान हो रहा है, शरीर सारा उनका खराब हो रहा है, रात दिन खांसते रहते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, वो अगर बच्चे के समझ में दिमाग में उसको बैठ जाता है तो डेफिनेटली वहां फर्क पड़ता है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरा अपना निजी अनुभव है। प्रणाम। नहीं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बोला। लेकिन हाँ मैं प्रैक्टिकल बात भी करता हूँ। एक बार तो मैं बड़े लोग में देखता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी मैं थी इंजीनियर भी है और पढ़ा लिखा है। उसको मैं मांसाहार को छोड़ने के लिए बोला कि तुम क्यों इतना मांस खाते हो, तो उसका बॉडी बहुत ज्यादा वेटेड है। तो मैं कहा कि तुमको बीमारी हो जाएगी। तो कहता है ये बताओ भैया कि मेरे पिताजी अभी 90 साल के हैं, मेरे बाबा जी इतना मांस खाते हैं, उनको तो कोई बीमारी नहीं हुई, वो तो स्वस्थ हैं। तो मेरे सबको कैसे बीमारी हो जाएगी? मेरे चाचा हैं, वो 80 साल के हो गए। मेरे फूफा हैं, वो इतने खाते हैं, वो दारू भी पीते हैं, उनको तो अभी तक स्वस्थ हैं, कहाँ कुछ उनको हो रहा है। तो सिगरेट पी रहे हैं, उनको भी कहाँ कुछ हुआ। तो वो मैंने प्रैक्टिकल जो देखता है परिवार में ना, तो ऐसा बहुत सारा वो देखते हैं, ऐसा हम भी देखते हैं उदाहरण भी। अब हम बाहर के देखिए नहीं देखते हैं, देखिए, लेकिन इस तरह। हाँ मनोज जी, मैं जी एक जी बात बताता हूँ आपको। जी जी आज से 70 65 70 साल पहले जिन्होंने मुझे बीड़ी पीना सिखाया था, सिगरेट पीना सिखाया था, जबरदस्ती जी पिलाते थे मुंह में ठूस ठूस के, जी उनमें जी से एक भी जिंदा नहीं है। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाले की जो उम्र होती है 50 60 वर्ष से ऊपर, वो नहीं जी पाते हैं। ये मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। 25 to 30 मिनट्स 30 इयर्स की उनकी एज कम हो जाती है। एक बीड़ी एक सिगरेट जो है हमारे जीवन के 5 मिनट 6 मिनट उम्र खत्म कर देते हैं, और बीमारियां सिर से पैर तक देखिए उनको कितनी हो जाती हैं। तो ये सब चीज जानने की और इस पर समझाने की और इन पर काम करने की जरूरत है। वो बच्चा जो हाँ कहता है उससे हम पूछें कि उसके वो पापा की हालत क्या है। वो रात भर आपको घर में किसी को सोने देता है या दिन भर रात भर खांसता रहता है? कितने लोग जी कैंसर से जी डेथ हुई है, ये चीजें बताने की जरूरत है। और आप तो जी बहुत काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है जी। कि आपको ये चीजों को भी आप अच्छी तरह से समझ ना ना, करके, हम बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ में डिस्कस इसके बारे में करना चाहता हूँ। आप बताइए, हम लोग अच्छा, मौका लगे, बिल्कुल भगवान ने की बिल्कुल। कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, तो हम आपके साथ चल करके उन बच्चों से भी बात करना चाहूंगा, मैं मिलना चाहूंगा। प्रणाम। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम। जी भैया, तो समय भी हो गया है और हमारी चर्चाएं बहुत ही लाभप्रद रही, एक सकारात्मक उसमें रही हैं। तो आइए आज के स्वाध्याय को यहीं पे हम लोग विराम देते हुए गुरु जी गायत्री माता को सभी ऋषि शताओं पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम सभी। प्रणाम भैया।